वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 176 है। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। वो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 176 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है 2 स्टेटमेंट वाला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, विश्व बैंक के द्वारा आईएमएफ के सहयोग से रैंकिंग जारी की जाती है ये वाली, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 132 देशों में 40वें स्थान पर पहुंच गया। कौन सा सही है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा नहीं जारी किया जाता, गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। भारत 132 देशों में 40वें स्थान पर पहुंच गया। 2021 में भारत 46वें स्थान पर था। 6 नंबर की छलांग मारी है भारत ने, 6 अंकों की रैंकिंग में। तो यह रिपोर्ट या इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि विश्व बैंक के द्वारा। तो गलत है वहाँ पर पहला स्टेटमेंट। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 132 देशों में एक साल पहले की तुलना में 6 स्थानों की छलांग लगाते हुए 40वें स्थान पर पहुंच गया। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही होता है, यानी 2021 में जो इसकी रैंकिंग थी वो 46 थी। ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि मुख्य रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, उद्यम पूंजी प्राप्तकर्ताओं के मूल्य के साथ साथ स्टार्टअप के लिए वित्त में सुधार किया है भारत ने। ठीक है। अच्छा, 2015 से देखें तो भारत जो है 41 स्थानों की वृद्धि की है भारत ने। ठीक है, कभी 81वें स्थान पर था 2015 में। सरकार की नीतियों और उद्योग प्रथाओं दोनों में नवाचार को ट्रैक करने वाले सूचकांक में 2021 में भारत 46वें स्थान पर था, और 22 में जो है 40वें स्थान पर आ गया है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण है? सेल्फ ड्राइविंग कार, फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, गूगल मैप्स। देखिए, सभी तो एआई है ये। गूगल मैप्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार, फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, तो सारे के सारे 1 2 3 4। ठीक है, आप मॉल्स में जाते हो, वो शीशे वाला गेट खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे अंदर जाते हो तो बंद हो जाता है। ठीक है, एप्पल सीरीज़ में जो सीरी है, ठीक है, अमेजन का एलेक्सा, ये सब क्या है? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरणों में गूगल मैप्स है, राइड हेलिंग एप्लीकेशन है, फेस डिटेक्शन और रिकॉग्निशन है, टेक्स्ट एडिटर्स हो गए, ठीक है, ऑटो करेक्टर हो गए, चैटबॉट्स हो गए, ई पेमेंट्स हो गई, सर्च और रिकमेंडेशन एल्गोरिदम हो गए, डिजिटल असिस्टेंट हो गए, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, स्मार्ट असिस्टेंट हो गए, ऑटो फाइनेंशियल, ये सारे के सारे शामिल है। तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। शिक्षा 5.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, देखिए, शिक्षा 5.0 या ओ कह लो इसको, इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा जो है शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसे प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह सीखने के अनुभव को निजीकृत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट शिक्षा 5.0 के बारे में। तो इसका आंसर जो होगा वो सी वाला स्टेटमेंट होगा, या वो स्टेटमेंट होगा, वो विकल्प होगा जहाँ पर 1 और 2 दोनों होंगे। तो शिक्षा 5.0 क्या है? देखिए, शिक्षा 5.0 एक अवधारणा है जो सीखने को व्यक्तिकृत करने और शिक्षा के लिए अधिक सहयोगी और समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देती है। और यह पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का विकास है जो शिक्षण और सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित है। ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ हूबहू स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि शिक्षा 5.0 इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा जो है शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
ठीक है, इसे मतलब शिक्षा को। यह सीखने के अनुभव को निजीकृत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों के उपयोग के माध्यम से जो है प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त शिक्षा 5.0 शिक्षा के लिए एक अधिक सहयोगी और समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जहां छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने और महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पॉलिटी का सवाल आ गया है क्या ये? भारत के संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण से संबंधित है। ठीक है, राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को विधायिका तक पहुंचाया जाता है। क्या अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण से संबंधित है? बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला भी सही है। सही पूछा तो सी है इसका आंसर। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 176 एक यह आदेश देता है कि विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल एक साथ दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार विधायिका को उस वर्ष के अपने प्रमुख विधायी कार्यक्रमों और पिछले वर्ष की उपलब्धियों और भविष्य के लिए अपने विकास कार्यक्रमों की स्पष्ट रूपरेखा की जानकारी देती है और सरकार के इन कार्यक्रमों और नीतियों को राज्यपाल के माध्यम से विधायिका तक पहुंचाया जाता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ग्रेग वर्कर जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताइए? फ्रीलांसर, संविदा कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्यरत कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी। गिग वर्कर, ठीक है, गिग वर्कर, ग्रेग नहीं, गिग वर्कर। बिल्कुल, फ्रीलांसर भी हैं इसमें, संविदा कर्मचारी भी हैं, अंशकालिक कर्मचारी और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर कार्यरत कर्मचारी। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर सभी। देखिए, गिग वर्कर काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारी होते हैं, जिन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते आदि का लाभ जो है नहीं मिलता है। हाल ही में भारत के पेंशन फंड नियामक ने केंद्र सरकार से देश के गिग वर्कर्स के लिए यूनाइटेड किंगडम जैसी पेंशन योजना शुरू करने की सिफारिश की है, इसलिए न्यूज़ में है ये। दरअसल हुआ क्या था, फरवरी 2021 में यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए गिग वर्कर्स को न्यूनतम वेतन और पेंशन सहित रोजगार का हकदार माना था। ठीक है, तो ऐसा ही भारत का जो पेंशन फंड नियामक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर रहा है, ठीक है, इनके लिए जो है यूके जैसी पेंशन योजना शुरू करने की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भद्राचलम मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भद्राचलम समूह के मंदिरों को प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाएगा और ये जो मंदिर हैं वो तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं और भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर मुगल कला के प्रभाव वाली वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित है। गलती कहीं पर भी हो सकती है। गलती ये मंदिर तमिलनाडु की जगह तेलंगाना में भी हो सकती, तेलंगाना की जगह तमिलनाडु में भी हो सकते हैं। नदी कुछ और हो सकती है, गोदावरी की जगह कृष्णा हो सकती है, कावेरी हो सकती है। ठीक है, शिव को ना समर्पित होकर भगवान राम को समर्पित हो सकते हैं, माता सीता को समर्पित हो सकते हैं, इंद्र को समर्पित हो सकते हैं, लेकिन सही क्या है? देखिए, भद्राचलम समूह के मंदिरों को प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल तेलंगाना में है ये, गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दूसरा भी सही है, तीसरा वाला गलत है, शिव को समर्पित नहीं है, भगवान राम और माता सीता को समर्पित है। तो तीसरा वाला जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अपने को सत्य ढूंढना, तो जहाँ जहाँ तीन उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भद्राचलम तेलंगाना में स्थित सीता रामचंद्र स्वामी का मंदिर है। यहाँ रामनवमी के दिन भव्य समारोह का आयोजन होता है, साथ ही भगवान राम और माता सीता का विवाह उत्सव जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, इसका निर्माण हुआ था 17वीं शताब्दी में भक्त रामदासु द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। भारत में विभिन्न प्रमाणन चिन्हों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक है FPO मार्क, दूसरा है एग मार्क
और तीसरा है BIS हॉलमार्क और चौथा है ISI मार्क। ठीक है, देखिए FPO मार्क भारत में बेचे जाने वाले सभी खाद्य उत्पादों पर अनिवार्य एक प्रमाणन चिन्ह है। एग मार्क भारत में कृषि उत्पादों के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है। और BSI हॉलमार्क के दायरे में केवल चांदी और सोना आता है या अनिवार्य है। और ISI मार्क केवल विद्युत उपकरणों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और UPSC सिविल सेवा IS की परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, प्रारंभिक परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, स्टेट PCS के लिए भी। ठीक है, चारों डाल दिए मैंने। देखिए, जो FPO मार्क है वो भारत में बेचे जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों के लिए नहीं है, फलों के लिए, फल उत्पाद के लिए है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। एग मार्क की बात करें तो भारत में कृषि उत्पादों के लिए जो है उपयोग किया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है, ये वाला सही है। और BSI हॉलमार्क के दायरे में केवल चांदी और सोना आता है। ठीक है, ये वाला सही है तीसरा। चौथा वाला गलत है। ISI मार्क केवल ऐसा नहीं है कि केवल विद्युत उपकरणों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है। ठीक है, ISI जो मार्क है वो तो जो वाहन के टायर होते हैं उन पर भी होता है, पोर्टलैंड सीमेंट पर भी होता है, जो गैस सिलेंडर है उस पर भी तो होता है। तो सही चुनना है अपने को, तो सही तो केवल 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा, जहाँ जहाँ 1 है और 4 है उसको हटा दीजिए, तो B है इसका आंसर। देखिए, भारत सरकार ने जून 2018 में एक अधिसूचना जारी की और हॉल मार्किंग के दायरे में धातुओं की केवल 2 श्रेणियों को अधिसूचित किया, सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण। सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियाँ, चांदी के आभूषण और चांदी की कलाकृतियाँ। ठीक है, हॉल मार्किंग के दायरे में, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो सही हो जाता है। अब बात करेंगे FPO मार्क की, तो FPO मार्क भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए है, सभी खाद्य पदार्थों के लिए नहीं है। जैसे कि पैकेज्ड फ्रूट पे हो गए, फ्रूट जैम हो गए, अचार हो गया, निर्जलित फल उत्पाद। ठीक है, इन पर जो है एक अनिवार्य प्रमाणन चिन्ह है ये FPO मार्क। और यह वर्ष 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत अनिवार्य है। तो पहला वाला गलत है जो सभी खाद्य पदार्थों के लिए बोलता है। एग मार्क की बात करें तो कृषि चिन्ह एक, और भारत में कृषि उत्पादों के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रमाणन चिन्ह है, तो दूसरा वाला सही हो गया। ISI मार्क की बात करें तो भारतीय मानक संस्थान चिन्ह इसको बोलते हैं। 1950 से जो है भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है ये। ठीक है, और यह जो है अनिवार्य रूप से किस किस के लिए है ISI प्रमाण, वहाँ लिखा था केवल इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए है, लेकिन ये इस स्विच भी आता है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है, वायरिंग केबल भी आती है, हीटर्स भी आते हैं, रसोई उपकरण आते हैं, ये तो हो गए विद्युत उपकरण। और साथ ही इसमें पोर्टलैंड सीमेंट भी आएगा। ठीक है, LPG वाल्व के लिए भी है, LPG सिलेंडरों के लिए भी है, मोटर वाहन के जो टायर हैं उनके लिए भी है। तो इसलिए जो है चौथा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ISI चिन्ह कई औद्योगिक वस्तुओं के लिए अनिवार्य है, न केवल क्या लिखा था वहाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विद्युत उपकरण, न केवल विद्युत उपकरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनको PDF से पढ़ लीजिएगा, PDF पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों की सुर्खियों में रहने वाला यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किससे संबंधित है? यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड का संबंध किससे है? इनमें निर्माण क्षेत्र से, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से, दूरसंचार से, कपड़ा क्षेत्र से। ये संबंधित है दूरसंचार क्षेत्र से, सी है इसका आंसर। देखिए, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड का गठन जो है संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था और अप्रैल 2002 में भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य है देश के व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो सी करेक्ट है। ठीक है, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड दूरसंचार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य होगा? राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर NMMS। देखिए, यह मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति लेने की अनुमति देता है। ठीक है, और इसे जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। कौन सा करेक्ट है?
राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। पहला तो करेक्ट है, मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति लेने की अनुमति देता है ये। दूसरा वाला गलत है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया, ना कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए, केवल एक ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर ऐप के द्वारा 20 या उससे अधिक श्रमिकों वाले कार्यस्थल पर उनकी वास्तविक उपस्थिति दर्ज की जाती है और इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2021 में नागरिक निरीक्षण को बढ़ाने, योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने और उचित निगरानी के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला करेक्ट है। इस पर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है? भूटान भारत, भूटान चीन, भारत नेपाल, भारत म्यांमार। भारत नेपाल आकर गलत मत कर दीजिएगा इसको, भूटान और भारत से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। कुछ 2-3 चीज़ें इससे जुड़ी याद रखिएगा, जैसे कि कब, अप्रैल 2019 में, अगस्त 2019 में शुरू की गई 720 मेगावाट की इस मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को भारत और भूटान के संयोग से 7 साल के रिकॉर्ड समय में जो है पूरा किया गया है। और अब भूटान में जो है ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया है। और यह एक नदी परियोजना है और भूटान के जो है ट्रोक्सा जिले में स्थित है। और भारत ने भूटान को 70% ऋण और 30% अनुदान के माध्यम से जो है पोषित किया है। 10वां प्रश्न है सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF के बारे में कौन सा कथन गलत है? MSF को इंग्लिश में बोलेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है ये। तो पहला स्टेटमेंट है इसके लिए, यह हमेशा रेपो दर से या रेपो रेट से ऊपर तय किया जाता है MSF। और यह RBI द्वारा इंटर बैंक बाजार में रातों रात उधार दरों में अस्थिरता को कम करने के मुख्य उद्देश्य के साथ पेश किया गया था। और MSF बैंकों के लिए RBI से पैसा उधार लेने का अंतिम उपाय है। और MSF को भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2009 और 10 की अपनी मौद्रिक नीति में पेश किया था। इनमें से एक पक्का गलत है, कौन सा गलत है वो? देखिए, रेपो दर से ऊपर जो है तय किया जाता है MSF को, ये तो सही है। और दूसरा वाला भी सही है। और MSF बैंकों के लिए RBI से पैसा उधार लेने का अंतिम उपाय, ये भी सही है। लेकिन MSF को RBI ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने 11/12 में अपनी मौद्रिक नीति में पेश किया था, ना कि 9-10 में। तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अपनी मौद्रिक नीति 2011-12 में सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या MSF की घोषणा की थी। और यह उस दंड को संदर्भित करता है जिस पर बैंक LAF विंडो के माध्यम से उनके लिए उपलब्ध राशि के अलावा केंद्रीय बैंक से धन उधार ले सकते हैं। तो डी वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि वहाँ 9-10 लिखा है। देखिए, MSF को यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का उद्देश्य अंतर बैंक बाजार में रातों रात उधार दरों में अस्थिरता को कम करना और वित्त प्रणाली में सुचारू मौद्रिक संचरण को जो है सक्षम करना है। सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से गिरवी रखकर तरलता समायोजन सुविधा सहित सभी उधार विकल्पों को समाप्त करने के बाद MSF बैंकों के लिए जो है अंतिम उपाय है। ठीक है, जिसमें MSF की तुलना में जो है ब्याज दर कम होती है। ठीक है, तो कहाँ स्टेटमेंट कटा? यहाँ कटा। ठीक है, डी वाले स्टेटमेंट में, तो डी सही हो जाएगा। तो 10 प्रश्न थे ये। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बड़े बड़े स्टेटमेंट है इनमें। और PDF इनकी प्राप्त कर सकते हो, यह है पेड टेलीग्राम ग्रुप का नंबर। ठीक है, इससे ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।